Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathflix by Hashim Zia। भाई आज की इस क्लास के अंदर नस्ट यूनिवर्सिटी के 2025 के तमाम पेपर्स को सॉल्व करने पे जा रहे हैं। भाई ये क्लास बेतहाशा इंपॉर्टेंट है, इसको खुद भी आपने लेना है और अपने तमाम के तमाम दोस्तों के साथ भी शेयर करना है एज ए सदका जारिया। आपका कोई फ्रेंड किसी एकेडमी के अंदर किसी कॉलेज के अंदर बैठा हुआ है जो नस्ट यूनिवर्सिटी का इस साल या आने वाले किसी साल के अंदर नस्ट का एग्जाम देना चाहता है, नेट 1, नेट 2, नेट 3, नेट 4, तो 2025 के जितने क्वेश्चन थे ऑथेंटिक, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं। इस वीडियो को बनाने में बड़ी मेहनत लगी है क्योंकि एक वीडियो तो वो होती है जो आपके सामने आती है, एक होती है बैकग्राउंड स्ट्रगल, यानी कि जो बच्चे 2025 में नस्ट का एग्जाम देकर आए उनसे तमाम क्वेश्चंस को गैदर करना, उन क्वेश्चंस को रिक्रिएट करना, उसके बाद उन क्वेश्चंस की प्रॉपर टाइपिंग और फिर इस मवाद को आपके सामने लेकर आना और उसके ऊपर फिर बैठ के लेक्चर को शूट किया जाना। तो बहुत लंबा एक प्रोसीजर होता है जिसमें तमाम ऑथेंटिक क्वेश्चंस डिस्कस किया है। और आज की वीडियो आप तमाम बच्चों के नाम पे है जो अक्सर मुझसे पूछ रहे थे नस्ट के नेट नंबर 1 के लिए कोई मैराथन होगी। तो भाई ये मैराथन का पहला पार्ट है क्योंकि दूसरा और तीसरे पार्ट में भी टाइम था, तो हमने पहले पार्ट को एटलीस्ट आप लोगों के लिए शूट कर रहे हैं जहां पे आपको तमाम के तमाम कंटेंट मिलेगा, जहां पे आपको तमाम के तमाम नस्ट के पास्ट पेपर के मैथ्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। इसको बनाने में बड़ी एफर्ट्स लगी है, तो आपने इस लेक्चर को लाजमी तौर पे लेना है और ये चीज जहन में रखिएगा कि जो भी लास्ट ईयर का नस्ट का एग्जाम होता है, यानी कि अगर 2026 का आप नेट नंबर 1, नेट नंबर 2, नेट नंबर 3, नेट नंबर 4 देने जा रहे हैं, 2025 के नस्ट का एग्जाम बड़ा मैटर करेगा। इनके क्वेश्चंस को लाजमी तौर पे आपने सॉल्व करना है, कवर करना है और आपने कोशिश करनी है कि एटलीस्ट ये वाले सारे क्वेश्चंस आपको आते हों, पहली चीज। दूसरे नंबर के ऊपर बेटा, दूसरी चीज के ऊपर भाई ये जो लेक्चर है ना, इस लेक्चर को तैयार किया गया है मेरे बैच के एक बहुत अच्छे टीचर हैं जो हमारे इदारे से मुंसलिक और हमारे इदारे में पढ़ाते हैं, जिनका नाम है प्रोफेसर आफ्ताब। ही इज एचओडी ऑफ कॉमिक्स कॉलेज, जो कि पाकिस्तान का बड़ा मशहूर कॉलेज है और माशाल्लाह से हमारे बैच का बड़ा हिस्सा है, आप लोग बड़ा उन्हें पसंद करते हैं। इस लेक्चर को जानबूझ के हमने शूट करवाया है फैकल्टी मेंबर से। भाई मैं तो लेक्चर्स करवाता रहता हूँ ना आपको, ताकि हमारे दूसरे फैकल्टी मेंबर्स का आइडिया हो सके। तो प्रोफेसर आफ्ताब उस्तादों के उस्ताद हैं, बादशाह आदमी हैं और बहुत अच्छे उस्ताद हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे कॉलीग हैं जिन्होंने ये लेक्चर आप लोगों के लिए शूट करा है। और आप लोगों को हम ये दिखाना चाहते हैं कि भाई हमारे इदारे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वज्जल कैसे कैसे आपको हीरे मिलते हैं और किस तरीके से हमारे इदारे में कोर्स कवर करवाया जाता है। पाकिस्तान का वाहिद इदारा जिसने नस्ट के नेट नंबर 1 से पहले कंप्लीट कोर्स कवर करवाया वो सिर्फ हम है। आपका कोई भी दोस्त या आप खुद अगर पंजाब की, केपीके की, सिंध की किसी भी एकेडमी में बैठे हुए होंगे, आपका कोर्स 10% भी कवर नहीं हुआ होगा, मैं गारंटी दे सकता हूं। भाई हमारे इदारे के अंदर जो बच्चे हमारे पहले बैच में आए उनका नस्ट का नेट नंबर 1 के लिए हमने पूरा कोर्स कवर करवाया। तो भाई आप तमाम लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपका कोई दोस्त किसी और इदारे में बैठा हुआ था उससे लाजमी तौर पे पूछिएगा कि नेट 1 का कोर्स कवर हुआ कि नहीं हुआ। वो बोलेगा नहीं हुआ तो उसको बताइएगा सर हाशिम की टीम ने और मैथफ्लिक्स पीकेएम ने पूरा कोर्स कवर करवाया। इसके अलावा हमारी तमाम की तमाम क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट होती हैं। ये पाकिस्तान का वाहिद एडटेक इदारा जो कि अपनी तमाम क्लासेस को स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट करता है। और ऐसा नहीं होता कि भैया इंग्लिश भी एक ही बंदा पढ़ा रहा है, फिजिक्स भी पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री भी पढ़ा रहा है। ये मजाक मस्ती हम नहीं करते भैया, ऐसे लोग सिर्फ नौसरबाज होते हैं। कि हमारे बैचेस के अंदर आपको फिजिक्स की प्रॉपर फैकल्टी मिलती है, केमिस्ट्री के लिए कोई भी जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं एप्टीट्यूड के अंदर उसकी अलग फैकल्टी होती है। ये लेक्चर मैंने खुद नहीं बनाया क्योंकि भाई मैं चाहता था कि मैं इस कौम के बच्चों को दिखा सकूं कि हमारे बैचेस के अंदर कौन कौन से पाकिस्तान के असासे पढ़ाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर एक बहुत अच्छे प्रोफेसर ने, प्रोफेसर आफ्ताब ने आप तमाम लोगों के लिए रेडी किया है, क्योंकि हमारे बैच का एक कवि हिस्सा है और एक बहुत अच्छे तरीके से हमारे बैचेस के अंदर पढ़ाते हैं। तो भैया मेरी तरफ से प्रोफेसर आफ्ताब साहब ने इस लेक्चर को आप लोगों के लिए रेडी करा है। उसके पीछे रीजन क्या है? भैया हम चाहते हैं कि बच्चे देख सकें कि हमारे बैचेस के अंदर आपको पाकिस्तान की कौन कौन से टॉप के टीचर्स मिलते हैं और वो किस तरीके से आपको लेक्चर कवर करवाते हैं। तो भाई सबसे बढ़कर हमारे इदारे के अंदर आपकी तमाम की तमाम क्लास स्मार्ट बोर्ड पे लाइव कंडक्ट होती है, लाइव क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे, पाकिस्तान का वाहिद इदारा। दूसरे नंबर के ऊपर आपका कोई भी फ्रेंड किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर बैठा हुआ होगा, नॉर्मली वहां पे होता ही है कि भैया उनको नेट 1 से पहले रिकॉर्डिंग दी जाती थी। हमने इस पूरी गेम को डिस्टर्ब कर दिया कि नेट 1 से पहले कंप्लीट कोर्स कवर करवाया। और आने वाले सालों में आप देखोगे अब बाकी इदारे भी कंपटीशन के ऊपर आएंगे और वो भी कोशिश करेंगे। हमने आपको मल्टीपल प्रोफेसर प्रोवाइड करे हर सब्जेक्ट के, मैथ्स में 2 प्रोफेसर, फिजिक्स में 2 प्रोफेसर, इंग्लिश के बेहतरीन प्रोफेसर, इसके अलावा टेस्टिंग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर जिन्होंने आपका पूरा कोर्स नेट 1 से पहले कवर करवाया। बाकी इदारों में रिकॉर्डिंग मिलती थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल आपको फायदा मिला। इसके अलावा लाइव क्लासेस के अंदर सबसे बड़ा फायदा जो आपको मिलता है और आपको मिलेगा
लाइव क्लासेस के अंदर सबसे बढ़कर आपको चीज क्या मिलती है कि आप लोगों की जो भी लाइव क्लासेस कंडक्ट होती है, लाइव क्लासेस हमारे पोर्टल के जरिए कंडक्ट होती हैं। अक्सर बच्चे कहते हैं ना सर आपकी यूट्यूब वीडियो में और लाइव क्लासेस में डिफरेंस क्या होगा? भाई यूट्यूब की वीडियो 6 साल पुरानी 8 साल पुरानी है, आप उसको पढ़कर कैसा स्कोर करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। बट हमारी क्लासेस के अंदर जितना बच्चा मौजूद है, पढ़कर कैसा परफॉर्म करता है वो हमें फर्क भी पड़ता है और हम उसके ऊपर आपको खराब स्कोर करने देते नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई लाइव क्लासेस के अंदर टॉपिक जो भी कवर होगा, आपको हर सब्जेक्ट के 2 प्रोफेसर मिलेंगे और आपको जो भी टॉपिक आपका कवर होगा उसकी प्रैक्टिस मटेरियल, प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड की जाती है और फिर उस प्रैक्टिस शीट का वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। अगर मैथ्स में 2 प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, चाहे वो प्रोफेसर आफ्ताब हो या प्रोफेसर हाशिम हो, आपको अपनी अपनी जो लाइव क्लास के अंदर वो टीचिंग करेंगे, उसकी प्रैक्टिस शीट भी देंगे और उस प्रैक्टिस शीट के बाद उस प्रैक्टिस शीट का वीडियो सॉल्यूशन भी देंगे। फिर हर वीक उस आपको जो भी टॉपिक चैप्टर पढ़ाया गया उसका टेस्ट कंडक्ट होगा और अगेन उस टेस्ट का भी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, वीडियो सॉल्यूशन। इसके अलावा सबसे खास बात, आप लोगों के वीकली टेस्ट अलग होते हैं, मंथली टेस्ट अलग होते हैं और अगर कोई बच्चा 3 कंसेक्यूटिव टेस्टों को छोड़ दे उसको हम बैच से निकाल देते हैं। आप मुझे बता दो यूट्यूब पे अगर आपको फंगारी मिल जाए कहीं पे, है भाई? यूट्यूब पे तो एक ही टीचर होता है, सुबह बैठ के इंग्लिश पढ़ाता है, शाम में ख्याल आता है कंप्यूटर का टीचर है, कभी क्वांटिटेटिव पढ़ा रहा होगा, कभी फेस पढ़ा रहा होगा। ऐसा मजाक नहीं कर सकते भाई। सेकंड नंबर के ऊपर आपके पास हर सब्जेक्ट के ऊपर मल्टीपल प्रोफेसर होते हैं पाकिस्तान के डिफरेंट इदारों के, चाहे प्रोफेसर नॉनल्ड हो, आपने देखा होगा प्रोफेसर बिलाल हो, आप जो बच्चे क्लासेस का हिस्सा रहे। इसी तरीके से एक और सबसे खास बात जो आपको हमारे बैचेस के अंदर मिलती है वो ये होती है कि आप लोगों की लाइव डाउट क्लासेस होती है। आप लोगों को तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। आप किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के लिए आ रहे हो, उसमें जितने सब्जेक्ट्स होंगे सब कवर करवाएंगे, चाहे वो जनरल मैथ्स हो, चाहे वो क्वांटिटेटिव हो, चाहे वो एनालिटिकल हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो आपके पास केमिस्ट्री या कंप्यूटर जैसे ईकेट साइड पे आता है तो वो भी कवर करवाया जाता है। आपको अलग से कोई पैसे नहीं देने। इसके अलावा हर सब्जेक्ट की डाउट लाइव क्लास होती है। इसका मतलब ये होता है कि भाई लाइव क्लास के अंदर कोई प्रॉब्लम थी, कोई मसले की बात नहीं है, आप डाउट लाइव क्लास में पूछ सकते हो भैया, कोई इशू नहीं है। और इसके लिए तीसरे प्रोफेसर अलहदा होते हैं। हर सब्जेक्ट के 2-2 प्रोफेसर की टीम अलहदा है और जो डाउट टीम है, डाउट क्लास जो आप कंडक्ट कर रहे हैं, वो जो टेस्टिंग सॉल्यूशन वाले टीचर हैं जो कि आपको प्रैक्टिस शीट का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो डाउट लाइव क्लास को वही कंडक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों के सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप्स अलग होते हैं जहां पे हमारी हर सब्जेक्ट की डाउट टीम एक अलग बैठी हुई है, जूनियर टीचर्स की है। तो आपको इतनी सारी फैसिलिटी अगर किसी इदारे में मिल जाए ना तो मुझे बता दीजिएगा। दूसरे नंबर पे अगर इन तमाम फैसिलिटीज के बाद भी आप अच्छा परफॉर्म ना कर सको तो बेटा ऐसा पॉसिबल नहीं है। तीसरे नंबर के ऊपर आप लोगों को तमाम का तमाम प्रैक्टिस मटेरियल हम बेतहाशा कवर करवा रहे होते हैं। सबसे खास बात क्या होती है, तमाम की तमाम क्लासेस हमारी स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट होती हैं और आपको हर सब्जेक्ट मल्टीपल टाइम कवर करवाया जाएगा। वो बच्चे जो अगस्त में आए थे उनको अगले साल अगस्त 2026 तक कोई फीस नहीं देनी। जो बच्चे भी नवंबर में आएंगे उनको अगले साल अगस्त 2026 तक कोई फीस नहीं देनी। आपका मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होता है, नेट 1 के लिए, नेट 2 के लिए, नेट 3 के लिए, नेट 4 के लिए। तो आपको सेम उस पैटर्न पे तैयारी कवर करवाई जाती है जिस पैटर्न के ऊपर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के टेस्ट होते हैं। तो आपको YouTube पे सारी फनकारियां नहीं मिलेंगी। YouTube पे आपको इस तरह का टेस्टिंग का निजाम नहीं मिलेगा कि भाई हर वीक टेस्ट कंडक्ट हो रहा है, हर टॉपिक का टेस्ट कंडक्ट हो रहा है, बाई वीकली टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं, FLPs कंडक्ट हो रहे हैं, प्रैक्टिस सेशंस हो रहे हैं। और जो बच्चे अभी तक सोच रहे हैं तैयारी स्टार्ट करें या ना करें, उन तक ये पैगाम पहुंचा दो, उनके घरों तक ये पैगाम पहुंचा दो कि भाई और किस बात का वेट कर रहे हो। जो डफर बच्चा होता है ना वो सिर्फ एक दफा कोर्स कवर करता है, जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा होता है वो मल्टीपल टाइम कोर्स कवर करता है। तो हमारा न्यू बैच इस वीक से स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए आप लाजमी तौर पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने का पैटर्न बहुत सिंपल है, सिंपल तरीके से इस नंबर के ऊपर आपने व्हाट्सएप करना है तो आपको तमाम की तमाम बैच की डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। आइए चलते हैं आज की क्लास के ऊपर और देखते हैं प्रोफेसर आफ्ताब ने क्या ही काम किया है। आइए जरा चलते हैं प्रोफेसर आफ्ताब साहब की इस लेक्चर के ऊपर और देखते हैं कि प्रोफेसर आफ्ताब साहब आज की क्लास के अंदर हमें कैसे पढ़ाने के ऊपर जाएंगे स्मार्ट बोर्ड पे। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। Question number 206. A 3-digit number selected at random. हमने 3 डिजिट वाला नंबर जो है वो रैंडमली चूज करना है, सेलेक्ट करना है। इज डिविजिबल बाय 7 विद द प्रोबेबिलिटी। सवाल का ये मतलब है कि प्रोबेबिलिटी मालूम करो ऐसे 3 डिजिट के नंबर्स की जो 7 से डिविजिबल हो, जो 7 से डिविजिबल हो। तो बात इधर ध्यान से सुनिएगा, मुझे प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है 3 डिजिट्स नंबर डिविजिबल बाय 7। तो कैसे मालूम करूंगा मैं?
हम ये जानते हैं कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है तो ऑर्डर ऑफ ए अपॉन ऑर्डर ऑफ एस होगा। यहाँ इवेंट ए है तो इवेंट ए का ऑर्डर न्यूमरेटर में आएगा, इवेंट बी है तो ऑर्डर ऑफ बी आएगा, इवेंट सी है तो ऑर्डर ऑफ सी आएगा। तो यहां पर हमें ऑर्डर न्यूमरेटर में जो आएगा वो आएगा 3 डिजिट्स जो नंबर है डिविजिबल बाय 7। ठीक है, तो ऊपर हमारे पास 3 डिजिट वाले जो नंबर्स हैं डिविजिबल बाय 7 उनका ऑर्डर आएगा, यानी न्यूमरेटर में ऐसे वो तमाम नंबर आएंगे 3 डिजिट वाले जो 7 से डिविजिबल है। और फिर डिनोमिनेटर में ऑर्डर ऑफ एस आएगा, यानी टोटल 3 डिजिट नंबर्स आएंगे, 3 डिजिट नंबर्स आएंगे। तो हमें 2 चीजें मालूम करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7 को फाइंड करने के लिए पहले हमें ऐसे 3 डिजिट नंबर मालूम करने हैं, उनकी तादाद मालूम करनी है जो 7 से डिविजिबल है। तो आइए उसके बाद फिर हमने 3 डिजिट वाले ऐसे नंबर मालूम करने हैं जो 3 डिजिट्स रख रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, टोटल 3 डिजिट नंबर्स मालूम करते हैं। ये कैसे मालूम करेंगे? हम ये बात जानते हैं जो 3 डिजिट वाले नंबर्स हैं वो स्टार्ट कहां से होते हैं? 100 से। और वो एंड कहां पर होते हैं? 999 पे, 1004 डिजिट वाले। तो जो 3 डिजिट वाले नंबर हैं वो 100 से स्टार्ट हो रहे हैं और 999 पर एंड हो रहे हैं। अब हमने काम ये करना है कि ये जो नंबर 100 से स्टार्ट हो रहे हैं और 999 पर एंड हो रहे हैं, हमने ये देखना है ये टोटल नंबर हैं कितने। ये वो तमाम नंबर हैं जो 3 डिजिट रख रहे हैं, ये 3 डिजिट्स वाले नंबर हैं और ये 3 डिजिट्स वाले नंबर हमने फाइंड करने। इन 3 डिजिट्स वाले नंबर्स को फाइंड करने की क्या ट्रिक है, क्या शॉर्ट वे है, तो आइए ध्यान दीजिएगा। ये 3 डिजिट वाले नंबर्स को फाइंड करने की ये टेक्निक है कि आपको पहले मालूम होना चाहिए स्टार्टिंग नंबर क्या है, वो है 100, और एंडिंग नंबर क्या है, वो है 999। तो अब इसका ये तरीका है कि जो हमारे पास टोटल नंबर्स आएंगे 3 डिजिट्स वाले वो कैसे आएंगे? आप ना फाइनल वैल्यू को इनिशियल वैल्यू से माइनस कर दें, फाइनल वैल्यू को इनिशियल वैल्यू से माइनस कर दें। तो मैं फाइनल वैल्यू को इनिशियल वैल्यू से माइनस कर रहा हूं और फिर +1 कर दें, फिर +1 कर दें, तो आपके पास वो तमाम नंबर आ जाएंगे जो 3 डिजिट वाले हैं, ठीक, 100 और 999 के बिटवीन। इन दोनों को ऐड किया, 1000 माइनस 100 कितना आ गया? 900। तो 900 नंबर हमारे पास ऐसे हैं जो 100 और 999 के बिटवीन है और 3 डिजिट वाले नंबर हैं, वो 900 हमारे पास नंबर आ गए। मैं इसकी एक एग्जांपल देके समझाता हूं, परेशान मत हो। मैं तुम लोगों को ये एग्जांपल देना चाहूंगा कि भाई मुझे 1 डिजिट वाले नंबर बताओ कितने हैं। तो आप ये बोलेंगे सर 1 डिजिट वाले जो नंबर हैं वो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, ये सारे 1 डिजिट वाले नंबर हैं। ठीक है, आपने लिख लिए। अब ये बताइए 1 डिजिट वाले नंबर टोटल हैं कितने? 3, 6, 9, 10। तो इनकी ट्रिक क्या है? इनकी ट्रिक वही है, ये जो 1 डिजिट वाले नंबर हैं, इसका स्टार्टिंग नंबर क्या है? 0, इसका एंडिंग नंबर क्या है? 9। तो आप क्या करें, ये जो एंडिंग नंबर है 9, इसको माइनस कर दें इनिशियल नंबर 0 से और 1 ऐड कर दें, तो कितना आंसर आ गया? 10। तो देखो तुम्हें 10 नंबर मिल गए, 1 डिजिट वाले। तो ये ट्रिक आपको तमाम नंबर्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो हमें पता चल गया कि हमारे जो नंबर्स हैं 3 डिजिट वाले वो
कितने हैं 900, कितने हैं 900, तो यहां डिनोमिनेटर में 900 आ जाएगा। अब दूसरी बात हम ये करने जा रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि हमें 3 डिजिट वाले नंबर ऐसे मिले जो 7 से डिविजिबल हो। तो अब मैं 3 डिजिट्स वाले नंबर्स फाइंड करने जा रहा हूं जो डिविजिबल बाय 7 है, ठीक है। अब इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक ये है कि आपको पहले इनिशियल और फाइनल नंबर मालूम होना चाहिए 3 डिजिट वाला, जो कि है, तो फाइनल नंबर है 999। इसमें से आप माइनस कर दें इनिशियल नंबर 100 और 7 से डिविजिबल वाले चाहिए तो आप 7 से डिवाइड कर दें। तो अब जो आपको आंसर मिलेगा वो सारे के सारे नंबर 7 से डिविजिबल होंगे, जो भी आपको आंसर मिलेगा। तो इन दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो 899 आ रहा है। अब मुझे इसको 7 से डिवाइड करना है, तो आइए इसको 7 से जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 7 1 7, ठीक, 7 1 7, तो यहाँ 1 बच गया, 1 यहाँ आप कैरी कर देंगे तो 1 और 9 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, और 7 2 कितना हो गया 14, तो 19 में से 14 के 5 बचा, 5 को फिर आगे एक नंबर शिफ्ट करेंगे 59 हो जाएगा, तो ये 59 हो गया। अब 7 8 कितना होता है 56, ठीक है, और वहां पर कितना बच जाएगा हमारे पास 3 बच जाएगा। तो पॉइंट के बाद अब हमारे पास नंबर आना शुरू हो जाएंगे। तो पॉइंट के बाद आपके पास जो भी डिजिट आएंगे उनको आप इग्नोर करो। आपके पास पॉइंट से पहले क्या बचा है 128, तो यही 128 नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं, ये जो 7 से डिविजिबल है 128 जो टोटल हमारे पास नंबर ऐसे आएंगे जो 7 से डिविजिबल है। मैं इस टेक्निक को एक और छोटी सी एग्जांपल पे अप्लाई करके आपको बताता हूं, ध्यान दीजिए, मैं इसको आसान करता हूं। मैं ये चाह रहा हूं कि मुझे आप 1 और 10 के बिटवीन ना ऐसे नंबर्स की तादाद बताइए जो 3 से डिविजिबल है, जो 3 से डिविजिबल है। तो आप ये बोलेंगे सर एक तो नंबर हो गया 3, एक हो गया 6, एक हो गया 9, ये है वो 3 नंबर 3 6 9, ठीक, तो टोटल हमारे पास कितने नंबर्स आ गए 3 आ गए जो 3 से डिविजिबल है। अब ये वाली ट्रिक जो मैंने आपको यहां बताई है, ठीक, ये तो बहुत ज्यादा नंबर से, तो क्या ये ट्रिक यहां पर एप्लीकेबल है कि नहीं है, तो यहां पर आपको ये मैंने ट्रिक बताई है, तो इसी को अब हम यहां देखने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या मैंने आपको ट्रिक बताई, मैं ये चाहता हूं कि 1 और 10 के दरमियान मुझे ऐसे नंबर मिले जो 3 से डिविजिबल है, उन नंबर की तादाद मिले, कितने हैं वो मुझे मालूम है, वो नंबर टोटल कितने हैं 3, तो यहां मैं वही ट्रिक अप्लाई कर रहा हूं, फाइनल माइनस इनिशियल, और मैं डिवाइड कर दूंगा उससे जो डिविजिबल है, डिविजिबल क्या है 3, तो मैं डिविजिबल बाय 3 कर दूंगा। तो 10 - 1 कितना होता है 9 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर क्या आ गया 3। इस आंसर 3 के आने का यह मतलब है कि 3 नंबर ऐसे हैं जो 1 और 10 के दरमियान है और वो 3 से डिविजिबल है। तो यहां पर भी तो यही मैं बात कर रहा हूं, यहां पर भी तो मैं यही बात बोल रहा हूं आपको। क्या बात मैं बोल रहा हूं आपको बच्चों, कि मुझे 3 डिजिट वाले ऐसे नंबर चाहिए जो 7 से डिविजिबल है, तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू 7 से डिविजिबल, तो 7 से डिवाइड कर दो, तो मेरे पास 128 नंबर आ गए। तो अब आइए मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या आनी चाहिए, मैं ऊपर लिखूंगा ऐसे 3 डिजिट वाले नंबर जो 7 से डिविजिबल हैं, वो हैं 128, और डिनोमिनेटर में मैं टोटल 3 डिजिट वाले नंबर लिख दूंगा, तो टोटल 3 डिजिट वाले नंबर कितने आ गए हैं 900। अब ये 4 के टेबल में कैंसिल हो रहा है, 4 3 12, 4 2 8, 4 2 8, 1 कैरी हो गया, ये 10 बन गया, 4 2 8, फिर 2 बच जाएगा, 2 यहां जाएगा वो 20 हो जाएगा, और 4 5 20, तो हमारा आंसर 32/225 आ है, तो ऑप्शन बी इज आ आंसर। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं।
हमने इस फंक्शन की डोमेन मालूम करनी है। तो याद रखिएगा, जब भी कोई भी फंक्शन जिसके डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट होगा उसकी डोमेन को मालूम करने का वर्किंग रूल क्या है कि जब भी कोई भी फंक्शन फ्रैक्शनल हो और उसके डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ जाए तो आप क्या करोगे, उसके डिनोमिनेटर को पुट कर दोगे ग्रेटर देन 0 और ये जो +1 है राइट पर जाकर -1 हो जाएगा। अब बात ध्यान से सुनिएगा, जब भी इनइक्वालिटी में यानी ग्रेटर का साइन हो या लेस का साइन हो, लेफ्ट राइट से अगर नेगेटिव नेगेटिव साइन कैंसिल होता है तो उस इनइक्वालिटी में जो ग्रेटर का साइन है वो लेस बन जाएगा। अच्छा, अगर लेस का साइन होता तो ग्रेटर का बन जाता। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इस बात को, नेगेटिव नेगेटिव अगर इनइक्वालिटी में कैंसिल होगा तो ग्रेटर लेस बन जाएगा। ठीक, बोथ साइड मैंने रूट लिया तो मेरे पास आंसर आ गया +-1। मैंने रूट लेफ्ट पर भी लिया, राइट पर भी, स्क्वायर ने रूट को कैंसिल किया, दूसरी जगह +- आ गया, बन गया √1 है। बोथ साइड रूट लेने के बाद मेरे पास ये आंसर आ गया। अब बात को ध्यान से सुनना, याद रखो जब भी इनइक्वालिटी में x लेस देन समथिंग हो और उसके बाद 2 नंबर हो, x लेस देन समथिंग हो उसके बाद 2 नंबर हो +-, में आप क्या काम कीजिए, आप बीच में लिखे x, यहां लिखे ग्रेटर, यहां लिखे लेस। फिर रिपीट कर रहा हूं, बीच में लिखे x, उसके बाद ग्रेटर, फिर लेस। यहां पर जो राइट पर नंबर आएगा वो ग्रेटर नंबर आएगा। ग्रेटर नंबर +-1 में प्लस है, ग्रेटर नंबर राइट पर आएगा, स्मॉलर नंबर कहाँ आएगा, लेफ्ट पर। तो यही हमारे पास डोमेन है, यही हमारे पास डोमेन है। इस डोमेन का मतलब क्या है कि x की वैल्यूज -1 और +1 के दरमियान होंगी, ना तो -1 शामिल होगा ना ही +1 शामिल होगा। इस डोमेन को लिखने का एक और भी अंदाज है, आप इसे स्मॉल ब्रैकेट में लिख दें, ओपन इंटरवल में लिख दें। स्मॉल ब्रैकेट में ये मतलब है कि -1 एक्सक्लूडेड है, +1 भी एक्सक्लूडेड है, बट -1 +1 के बिटवीन जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे के सारे रियल नंबर हमारी डोमेन का हिस्सा हैं। तो आप डोमेन को इस तरह भी लिख सकते हो, आप डोमेन को इस तरह भी लिख सकते हो। तो हमारे ऑप्शन में जो डोमेन मौजूद है वो ऑप्शन बी है। वो कौन है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज अ आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यूज। नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स हेक्सागोन। हेक्सागोन जो है हम जानते हैं उसमें टोटल कितनी साइड्स होती है, 6। तो हेक्सागोन में जो टोटल साइड्स होती हैं वो होती हैं 6 और हमने ये बताना है कि एक 6 साइडेड पॉलीगॉन है, उसके नंबर ऑफ डायगोनल्स हमने बतानी है। तो बात सुनिए, नंबर ऑफ डायगोनल्स मालूम करने की जो शॉर्ट टेक्निक है, जो ट्रिक है वो ये है, आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, n(n-3) डिवाइडेड बाई 2। n साइड्स, n कौन है, साइड्स, दोनों n साइड्स है। तो हेक्सागोन में टोटल साइड्स कितनी है, 6। तो ये 6 यहां भी रख दें आप, डिवाइडेड बाई 2। 2 ने इसको कैंसिल कर दिया, यहां 3 बच गया और 6 - 3 3 होते हैं, 3 3 क्या आ गया, 9। तो हमारे पास टोटल 9 डायगोनल्स हैं। ऑप्शन बी इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं अब हम। एक बात याद रखिएगा, अगर कुछ टर्म एपी में हो और उसका हम रेसिप्रोकल कर दें, उसका हम क्या कर दें, रेसिप्रोकल, तो वो एपी से एचपी बन जाता है। इसी तरह अगर कुछ टर्म एचपी में हो, हम उसका रेसिप्रोकल कर दें तो वो किस में बन जाता है, एपी में। तो अगर 3 टर्म्स या 4 टर्म्स या 5 टर्म याद रखिएगा अगर एपी में होंगी तो उसका रेसिप्रोकल एचपी में होगा। कोई भी 3 4 5 टर्म एचपी में होंगी, उसका रेसिप्रोकल एपी में होगा। बट जीपी में अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं, जीपी में अगर हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल, तो वो जीपी ही रहती है। वो क्या रहती है, जीपी। तो 3 टर्म्स हो आपके पास, 4 टर्म्स हो, 5 टर्म हो, जब आप उसका रेसिप्रोकल करोगे अगर वो जीपी है तो वो जीपी ही कहलाएगी। ये हमारे पास 1 2 3 4, वो ये कह रहा है ये 4 टर्म जीपी में,
और फिर उसने इन 4 टर्म का क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। P का 1/P, Q का 1/Q, R का 1/R, S का 1/R। तो उसने इन 4 टर्म का रेसिप्रोकल कर दिया। तो अब ये भी हमारे पास 4 टर्म बताइए किसमें होंगी, जीपी में। तो ऑप्शन बी इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं अब हम। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स कॉस एक्स पूछ रहा है। सिग्नम फंक्शन भी दिया हुआ। आइए पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। साइन इनवर्स वैल्यू का डेरिवेटिव होता क्या है? देखिए, जब भी हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं साइन इनवर्स वैल्यू पर, तो इसका डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस वैल्यू का स्क्वायर एंड देन डेरिवेटिव ऑन वैल्यू। ये फार्मूला हम यहां पर अप्लाई करेंगे। तो साइन इनवर्स वैल्यू का डेरिवेटिव क्या है? साइन इनवर्स वैल्यू का डेरिवेटिव है 1/√1 माइनस वैल्यू का स्क्वायर, 1 माइनस वैल्यू का स्क्वायर, और फिर डेरिवेटिव वैल्यू cos x पर अप्लाई हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 1/√1 माइनस वैल्यू का स्क्वायर, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन x। तो बच्चों हमारा आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है कि अगर हम d/dx अप्लाई करें साइन इनवर्स cos x पर माइनस साइन x माइनस साइन x, 1 माइनस साइन x अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर, माइनस साइन x अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। ऑप्शन ए हमें अपने ये वाला हमारा जो है वो ऑप्शन ए आ रहा है, माइनस साइन x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। तो ऑप्शन ए वो कह रहा है, बी कह रहा है ए बी दोनों है या डी है? भाई ए तो है, क्योंकि माइनस साइन x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर आ गया। अच्छा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर x भी लिख सकते हैं। ये बात भी क्लियर है, ठीक है, सही है। थोड़ा सा सिग्नम फंक्शन के बारे में बात करना चाहूंगा। देखिए, ये पहले मॉडुलस फंक्शन की बात करते हैं। ये जो मॉडुलस फंक्शन होता है ना, इसमें 2 स्मॉल वर्टिकल लाइन में कोई भी रियल नंबर होता है, ठीक है। देखिए, अगर आप 2 स्मॉल वर्टिकल लाइन में एक मैट्रिक्स लिख देते हैं तो फिर इसके मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं, फिर ये डिटर्मिनेंट बन जाता है। क्या बन जाता है? डिटर्मिनेंट। और अगर आप इन 2 वर्टिकल लाइन में एक सेट लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? सेट। सही। तो फिर ये ऑर्डर ऑफ सेट बन जाता है, अगर आप एक वर्टिकल लाइन में कॉम्प्लेक्स नंबर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर, तो फिर ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस बन जाता है। तो मैं यहां पर बात करने जा रहा हूं मॉडुलस फंक्शन की। किसकी बात करने जा रहा हूं? मॉडुलस फंक्शन की। तो बात सुनिएगा, यहां पर x जो है वो रियल नंबर है। अब रियल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, रियल नंबर 0 भी हो सकता है, रियल नंबर नेगेटिव भी हो सकता है। तो याद रखिएगा, अगर ये रियल नंबर पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0, ये रियल नंबर 0 भी हो सकता है x, और ये रियल नंबर नेगेटिव भी हो सकता है। तो मॉडुलस फंक्शन ये कहता है कि मेरे अंदर अगर पॉजिटिव नंबर है, ठीक, x ग्रेटर देन 0, तो मेरा आंसर होगा पॉजिटिव x। और अगर 0 है तो मेरा आंसर होगा 0। और अगर मेरे अंदर कोई नेगेटिव नंबर है लेस देन 0, तो फिर मेरा आंसर माइनस साइन होगा, और साथ में माइनस साइन के बाद ये नेगेटिव नंबर x होगा। ये मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन, ठीक है। अगर मैं यहाँ -2 रखूंगा तो मॉड के अंदर नेगेटिव नंबर है, पहले मैं माइनस साइन लगाऊंगा, उसके बाद ये मैं -2 यहां पर एज इट इज लिख दूंगा, आंसर पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन
नेगेटिव नंबर होता है तो उससे पहले ये एक और भी स्टेप होता है, ठीक है। एक बहुत अहम बात ये बताना चाहूंगा कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है ना, मॉड ऑफ एक्स, और स्क्वायर रूट लगाओ, यही एक्स उसमें लिखो और यहां स्क्वायर कर दो, ये दोनों सेम होते हैं, दोनों सेम होते हैं, इनमें कोई फर्क नहीं होता। बात सुनो, यहां तुम पुट करो 4, 4 का मॉड आएगा 4, यहां पुट करो 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का रूट 4, लेफ्ट राइट बराबर आ रही है। यहां पुट करो माइनस का 2, माइनस 2 का मॉड क्या आएगा, फाइनल आंसर प्लस का 2, यहां माइनस 2 पुट करो, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 का रूट 2, लेफ्ट राइट बराबर आ रही है। तो मैं बात आपको यह समझाने जा रहा हूं कि अगर यहां मॉड ऑफ एक्स है तो आप इसे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, और अगर यहां मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स है तो आप इसे स्क्वायर रूट एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। और अगर यहां मॉड में साइन एक्स है तो आप इसे साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, ठीक, रूट के अंदर। ये सब मॉडुलस फंक्शन में इस तरह हम लिख सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अब आ जाइए सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है? सिग्नम फंक्शन ये कहता है, इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्नम ऑफ एक्स, SIGN-X। इसका आंसर या तो पॉजिटिव 1 होता है, या तो 0 होता है, या तो नेगेटिव 1 होता है, ठीक है। इसका आंसर पॉजिटिव तब होगा जब इस x के साथ हर नंबर रियल पॉजिटिव होगा। इसका आंसर 0 तब होगा जब x खुद 0 होगा, या 0 आ जाएगा, सिग्नम 0 तो 0 होगा, सिग्नम 1 1 होगा, सिग्नम 2 ये भी 1 होगा, सिग्नम 3 ये भी 1 होगा, सिग्नम 9 ये भी 1 होगा। हर रियल पॉजिटिव नंबर पर सिग्नम फंक्शन पॉजिटिव आंसर देता है, हर नेगेटिव नंबर पर सिग्नम फंक्शन -1 आंसर देता है। ये सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन। बात ये मैं बताना चाह रहा हूं कि सिग्नम फंक्शन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, सिग्नम ऑफ एक्स, एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स, सिग्नम ऑफ एफ ऑफ एक्स, ऊपर एफ ऑफ एक्स आएगा और नीचे मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और इसको और अगर मैं एक्सपेंड करूं तो मॉड ऑफ एक्स को मैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं, और मैं अगर इसको एक्सपेंड करूं तो मैं इसे मॉड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूं मैं इसे, ठीक है। तो अगर हमारे पास, बात सुनिएगा, सिग्नम साइन एक्स होगा, सिग्नम साइन एक्स होगा, तो उसे हम क्या लिख सकेंगे, साइन एक्स मॉड ऑफ साइन एक्स, यानी साइन एक्स मॉड ऑफ साइन एक्स को क्या लिख सकेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। तो भाई बात ये पता चली, बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि साइन एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर है, सिग्नम साइन एक्स के बराबर है, सिग्नम साइन एक्स के बराबर है, ठीक है। SGN, या उसने SGN लिखा हुआ है, तो अच्छी बात है। अब ये मुझे बताइएगा, ये शक्ल सिग्नम साइन एक्स के बराबर है, माने साइन तुम लिखा रहने दो, तो भाई ये मुझे बताओ, ये शक्ल सिग्नम साइन एक्स है तो यहां मैं सिग्नम साइन एक्स लिख सकता हूं, तो ये भी हमारा ऑप्शन है, ये भी हमारा ऑप्शन है। तो इस शक्ल को इस तरह लिखा जा सकता है। तो यहां पर ऑप्शन सी है, काफी टफ क्वेश्चन था, ठीक, बोथ ए एंड बी, तो हमारा आंसर ए और बी है। अब आइए, टेंजेंट टू, आपको ये कर्व गिवन है, सर्किल की इक्वेशन गिवन है, वो ये कह रहा है कि इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन बताइए क्या है, ए है, बी है, सी है, डी। सबसे बेस्ट मेथड प्लग इन मेथड है। तो अब आइए हम प्लग इन मेथड यूज करने जा रहे हैं। प्लग इन मेथड क्या है, आप ये पॉइंट 6,7 पहले ऑप्शन ए में पुट करेंगे, ठीक है।
लेफ्ट राइट इक्वल आ गई तो ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है, नहीं आई तो आगे बढ़ेंगे, आ गई तो अच्छी बात, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। कहीं ऑप्शन में बोथ का जिक्र नहीं है, अगर कहीं बोथ लिखा हो ए बी, ए सी, सी डी, तो फिर आपको सारे के सारे ऑप्शन चेक करने की नीड है। तो अब आइए मैं सबसे पहले ऑप्शन ए में ये जो पॉइंट है 6,7 पुट करने जा रहा हूं। ऑप्शन ए में x की जगह मैंने 6 रखा, y की जगह मैंने 7 रखा, -22। अब मैं देखूंगा लेफ्ट हैंड इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। भाई ये कितना हो जाएगा 28, और ये तो लेफ्ट हैंड इक्वल नहीं आएगी, आगे करने की जरूरत ही नहीं है, साफ पता चल रहा है। अब आ जाइए ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में भी मैं ये पॉइंट पुट करूंगा 6,7। x की जगह मैंने 6 रखा, y की जगह मैंने 7 रखा, +22 इक्वल टू 0। 7 4 जा 28 +22 इक्वल टू 0। 22 + 6 28, ये माइनस का 28 प्लस का 28 इक्वल टू 0। पॉजिटिव नेगेटिव क्या आ गया, कैंसिल हो गया, 0 इक्वल्स टू क्या आ गया 0। तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा आंसर है। अब ये पॉइंट आप 212 एमसीक्यूज नंबर, आपको एक फोर्स F1 गिवन है और एक फोर्स F2 गिवन है। पोजीशन वेक्टर R1 R2 आपको 2 पॉइंट्स के गिवन है, 2 ऑब्जेक्ट्स के गिवन है। ठीक है, वर्क डन आपने फाइंड करना है। वर्क डन आप जानते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, तो हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम रिजल्टेंट फोर्स मालूम करते हैं, F1 + F2। तो F1 हमारे पास ये है, F2 हमारे पास ये है। 4 + 3 कितना हो जाएगा 7, 1 + 1 2, और -3 - 1 -4, -4। ये हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आ गई, दोनों फोर्सेस को हमने ऐड कर दिया। अब हम डिस्प्लेसमेंट मालूम करेंगे, R2 - R1। R2 हमारे पास क्या है 1 2 3, और R1 हमारे पास क्या है 5 4 1। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास बच्चों क्या आएगी 1 - 5 -4, 2 - 4 -2, 3 - 1 2। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गई। अब आइए वर्क डन, हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। फोर्स हमारे पास 7, 2, -4, और डॉट प्रोडक्ट -4 -2 2। 7 × -4 -28, डॉट प्रोडक्ट लेने हम 7 × -4 -28, 2 × -2 -4, -4 × 2 -8। तो इन सब को आप, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया -40। तो ये हमारे पास वर्क डन आ रहा है, ऑप्शन बी इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमें ये एक बाइनोमियल एक्सपेंशन गिवन है, x की पावर 1 है, फिर -2/x की पावर 1 है, और होल पावर 10 है। और हमसे ये कह रहा है कि एक ऐसी टर्म मालूम करो जो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो। इंडिपेंडेंट ऑफ x तभी होगी जब x पर पावर 0 होगी, जब x पर पावर 0 होगी। ठीक है, तो देखिए ये जनरल टर्म का फार्मूला होता है TR+1 NCR a की पावर n -r b की पावर r। ये जनरल टर्म का हमारे पास फार्मूला हो। हमें n और r चाहिए। n तो मालूम है हमें कितना है 10, r मालूम नहीं है। तो r को मालूम करने की टेक्निक क्या है, आप इस होल पावर 10 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 × 1 10। फिर माइनस साइन के बाद आप यहां पर देखते हो x पर पावर क्या है 0, तो यहां x की पावर 0 जो है 0 आपकी मर्जी है, लिखना है लिखे, नहीं लिखना ना लिखे। और उसके बाद डिनोमिनेटर में ये जो x की पावर्स होती हैं, ठीक इस तरह का सवाल मैंने पीछे करवाया था, बता दिया था उसमें r फाइंड करने का तरीका। इन दोनों पावर्स को आप डिनोमिनेटर में ऐड कर दो, तो 10/2 5, r हमारे पास कितना आ गया 5।
और n हमारे पास कितना है 10। ठीक है, तो जब हम r यहां पर 5 रखेंगे तो 5 + 1 6 टर्म हमारे पास आ जाएगी जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी। लेकिन वो 6 टर्म की वैल्यू पूछ रहा है कि वैल्यू क्या होगी। तो अब आइए वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान दीजिएगा। n कितना है 10, कॉम्बिनेशन r कितना हमारे पास आया है 5। आपको ये a b ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहां पर 10c5 लिखें और साथ में यहां देखें कि बाइनोमियल एक्सपेंशन में कांस्टेंट कौन है। कांस्टेंट है -2। ठीक है, ये नेगेटिव साइन के साथ -2। तो आप यहां पर -2 कांस्टेंट लिखें और उसकी पावर r लिखते हैं, तो आपके पास 6 टर्म की वैल्यू आ जाएगी जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ x है। तो ये हमारे पास 10 फैक्टोरियल हो गया, 5 फैक्टोरियल हो गया, और फिर 10 - 5 फैक्टोरियल दैट इज 5 फैक्टोरियल, और ये -2 की पावर r हमारे पास कितना है 5। अब हम यहां पर 10 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये 10 डॉट 9 डॉट 8 डॉट 7 डॉट 6 डॉट 5 फैक्टोरियल। तो मैं इसे इस तरह लिख सकता हूं, और ये जो 5 फैक्टोरियल है इसे मैंने 5 × 4 × 3 × 2 × 1 लिखा, और साथ में 5 फैक्टोरियल भी है। -2 की पावर 5 लिखी रहने दी मैंने। ये 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ध्यान दीजिएगा। ये 5 10 को कैंसिल करेगा 2 बच जाएगा, 4 8 को कैंसिल करेगा 2 बच जाएगा, 3 9 को कैंसिल करेगा तो 3 बच जाएगा, 2 1 2, 2 6 को कैंसिल करेगा तो 3 बच जाएगा। तो हमारे पास 2 × 3 × 2 × 7 × 3 और -2 की पावर 5, ये हमारा अभी तक का आंसर आया है। ठीक है, 3 3 जा कितना होता है 6, 6 को हम 7 से क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई, 42 आ जाएगा। और ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 की पावर 2 हो जाएगी, और ये -2 की पावर 5। सही है, तो अब आइए, माइनस साइन मैंने शुरू में लिख दिया। 42 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर क्या हो गई 7, 2 की पावर 7 का आंसर कितना होता है 128। तो नेक्स्ट पेज पर जाना पड़ेगा मैं। तो हमारे पास T6 आ रहा है -42 मल्टीप्लाई बाय 128, 128। ठीक है, तो 2 की पावर 7 का आंसर 128 आ गया। अब हम इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 128 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 42 से। सही है, 2 8 16, 1 कैरी, 2 2 4, 4 + 1 5, 2 1 2, 4 8 कितना होता है 32, यहाँ 2 आ गया, 3 कैरी हो गया, 4 2 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, 1 कैरी आ गया, 4 1 4 हो गई भाई। थ्री 3 9 और अल्लाह, जी बच्चों, एमसीक्यूज नंबर 213। हमें ये बाइनोमियल एक्सपेंशन गिवन है x - 2/x होल पावर 10, और हमने एक ऐसी टर्म मालूम करनी है जो इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो इंडिपेंडेंट ऑफ x तभी होगी जब x पर पावर 0 होगी।
जब x पावर 0 होगी। तो हमें इस बाइनोमियल एक्सपेंशन की एक ऐसी टर्म बतानी है जो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो और उसकी वैल्यू क्या है। तो देखिए उसके लिए आपको ना ये जनरल टर्म का जो फार्मूला है TR+1 NCR a की पावर n माइनस r b की पावर r, ये फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, जनरल टर्म का फार्मूला। इसके लिए हमें n चाहिए और r चाहिए। n तो मालूम है हमें, n कितना है 10 है, तो n तो मालूम है दैट इज 10। r मालूम नहीं है। r मालूम करने की टेक्निक मैंने आप लोगों को इससे पहले एक एमसीक्यूज में बता चुका। आप इस पावर 10 को इस x की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, इस 10 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर माइनस साइन के बाद आप देखें यहाँ पर x की पावर क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ x तभी होता है जब x की पावर 0। तो यहाँ तुम लोगों ने 0 लिखना है, लिखे, नहीं लिखना ना लिखें। डिनोमिनेटर में इन दोनों को आप ऐड कर दें, 1 + 1 2 हो गया, तो 10/2 r हम पास कितना आ गया 5 आ गया, 10/2 5 आ गया, ठीक है। तो r हमारे पास आ गया। अब हम यहाँ पर r की जगह 5 रख देंगे, 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, n हमारे पास कितना है 10, तो ये 10 r हमारे पास कितना है 5। अच्छा, इनको लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी जगह आप पता क्या करें, आप ये देखें कि इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में कांस्टेंट टर्म क्या है -2, तो आप यहां पर -2 की पावर क्या लिख दें r, ठीक है। अब यहां मैं फार्मूला लगा रहा हूं 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल और 10 - 5 5 फैक्टोरियल, और ये -2 की पावर r हमारे पास 5 है। मैं 10 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर रहा हूं, 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल, ठीक है। और ये 5 फैक्टोरियल को भी मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और ये 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल क्या हो गया कैंसिल। अब यहां पर हम फर्दर और सिंप्लीफिकेशन करने जा रहे हैं, साथ में ये -2 की पावर 5 ये साथ में है। अब ध्यान दीजिए, ये हमारे पास 6 टर्म आ रही है, 5 ने 10 को कैंसिल किया तो यहां बच गया 2, है ना। 4 ने 8 को कैंसिल किया तो यहां भी बच गया 2, 3 ने 9 को कैंसिल किया तो यहां बच गया 3, ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 1 = 2, 2 ने 6 को कैंसिल किया तो यहां बच गया 3, और 3 से पहले कौन है 7, 3 से पहले कौन है 7, और ये -2 की पावर 5 साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, -2 की पावर 5। तो ये नेगेटिव साइन शुरू में आ जाएगा, पावर ऑड है, माइनस साइन शुरू में आ जाएगी, ये 2 की पावर 5, ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, और ये हमारे पास 3 3 = 6, 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 3 3 = 9, 3 3 = 9, 9 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 × 7 कितना होता है 63। तो ये बेटा 2 की पावर 7 हो जाएगी, 2 की पावर 7 का आंसर 128 होता है, और ये 63। तो अब हम इस 63 को 128 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आइए हम 128 को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 63 से, 128 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 8 = 24, 3 कैरी हो जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा, 3 8 = 24, तो 2 कैरी हो जाएगा, 4 यहाँ पर, 3 2 = 6, 6 + 2 8, 3 1 = 3, और फिर हम 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 8 = 48, और यहाँ पर 8 4 कैरी हो जाएगा, 6 2 = 12, 12 + 4 16, और 1 कैरी हो जाएगा, 6 1 = 6, और 1 7। अब आप इनको जब ऐड करोगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4 8 8 16, 1 कैरी हो जाएगा, तो 6 3 9, और 1 10, 10 का 0 यहां पर, 1 कैरी हो जाएगा, 7 + 1 8, तो 8064 हमारा आंसर आ रहा है।
तो इनको मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आएगा 8064। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ऑप्शन बी इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं अब हम। हमें वो ये कह रहा है कि y जो है वो इक्वल है x प्लस 1/x के। तो स्टूडेंट y हमारे पास इक्वल है x प्लस 1/x के, और हमसे ये कह रहा है कि x dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करो। तो आइए सबसे पहले हम वाई स्क्वायर मालूम करते हैं। बोथ साइड हम स्क्वायर ले रहे हैं, लेफ्ट पर भी और राइट पर भी। तो जब आप यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओगे तो आपके पास ये आंसर वाई स्क्वायर का आ जाएगा। तो वाई स्क्वायर का हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर। ये हमारे पास वाई स्क्वायर आ गया। अब हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स। इसका क्या आएगा? एक्स का डेरिवेटिव क्या है? 1, और 1/x का डेरिवेटिव क्या है? -1/x स्क्वायर। तो x का डेरिवेटिव 1 और 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर। ये हमने डी वाई बाई डी एक्स भी फाइंड कर लिया। तो हमें जो आंसर चाहिए, हमें आंसर चाहिए x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर का। तो x मैंने लिखा, x मैंने लिखा, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी 1 - 1/x स्क्वायर, और साथ में मैंने वाई स्क्वायर लिखा x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर। x को मल्टीप्लाई कर दें, x बन जा x, x इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1/x आ जाएगा, और ये x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर। अब हम यहाँ पर x स्क्वायर एलसीएम ले रहे हैं। x स्क्वायर x से मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब आ जाएगा, x ने x स्क्वायर को कैंसिल किया, x बचा, और x बन जा x। x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो x की पावर 4, 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x स्क्वायर, x स्क्वायर सेम है तो 1 एज इट इज आ जाएगा। तो बच्चों हमारे पास x की पावर 4 आ रही है, ये नेगेटिव x आ रहा है। नेगेटिव x हमारे पास कहां पर है? ठीक है, यहां पर है। x की पावर 4 आ रही है, x क्यूब भी आ रहा है, 2x स्क्वायर आ रहा है, 2x स्क्वायर हमारे पास भी आ रहा है, नेगेटिव x भी आ रहा है हमारे पास, प्लस 1 भी आ रहा है हमारे पास, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है। तो ऑप्शन ए इज द आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानिब अब हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है हमारे पास? वो ये कह रहा है n log ऑफ m2 बेस b का आंसर क्या है? वेरी सिंपल, log से पहले जो नंबर होता है ना n, वो इस m की पावर बन जाता है, वो इस m की क्या बन जाएगा? पावर। तो ये हमारे पास log ऑफ m की पावर n टू बेस b आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास कहां पर है? ऑप्शन सी में, log ऑफ m रेज टू पावर n टू बेस b। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है? आंसर है। वेरी सिंपल। साइन इनवर्स साइन पाई पूछ रहा है, किसके इक्वल है? भाई साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? पाई। तो ऑप्शन बी इज द आंसर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें ये एक पोलिनोमियल फंक्शन गिवन है, n की पावर 4 प्लस 6n प्लस 1 इक्वल टू 0, और वो ये कह रहा है कि n प्लस 1 जो है इसका एक फैक्टर है, हमसे रिमाइंडर पूछ रहा है। तो बहुत सिंपल, यहां पर जो है n प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। ये n की वैल्यू -1 आप यहां पुट करोगे तो आपके पास जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा रिमाइंडर होगा। तो मैंने जहां जहां n है वहां -1 रखा, ये 1 -6 प्लस 1, तो हमारा आंसर -4 आ रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा रिमाइंडर है, यही हमारा रिजल्ट जो आता है रिमाइंडर कहलाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज पर बढ़ते हैं हम। हमें एक फंक्शन y इज इक्वल टू 1/स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 गिवन है, और वो ये कह रहा है कि रिलेटिव मैक्सिमा क्या होगा? ए बी सी डी। तो आप इसका जो है वो डेरिवेटिव लीजिए। आप जानते हैं कि जब भी डिनोमिनेटर में एक फंक्शन हो, ठीक, याद रखिएगा y इज इक्वल्स टू 1/f ऑफ x समथिंग एक फंक्शन है। अगर मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है तो
इस फंक्शन की जो भी होल पावर है, अगर होल पावर 1 है तो मैं इसको 1 बढ़ा दूंगा, ठीक है। पावर यहां पर हमारे पास क्या है 1, तो मैं 2 कर दूंगा, 2 है तो 3, 3 है तो 4। तो अभी पावर 1 है तो मैंने 2 कर दिया। अगर पावर 1 है तो आप ऊपर -1 से मल्टीप्लाई करोगे। -1 को मल्टीप्लाई करोगे किसके? इसी फंक्शन के डेरिवेटिव से, इसी फंक्शन के डेरिवेटिव से। तो ये ऐसे फंक्शन के डेरिवेटिव को फाइंड करने की ट्रिक है। मैं यहां पर सबसे पहला काम क्या करूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 जो है, यहां पर देखिए इसकी होल पावर है 1, तो मैंने होल पावर कर दी 2, ऊपर मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा इसी फंक्शन के डेरिवेटिव से। तो स्क्वायर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x, और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो ये बच्चों हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव dy/dx आ गया, f प्राइम आ गया, जिसे y प्राइम भी लिख सकते हैं, ठीक। तो -1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x एंड डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हमारे पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ x मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 के होल स्क्वायर से, और ऊपर हमारे पास बचा -1। तो अब हम ये बात जानते हैं कि रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को हम 0 पुट करते हैं। तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव y प्राइम यानी dy/dx को क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। ये हमारे पास dy/dx आया हुआ है, y प्राइम आया हुआ है। तो -1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x एंड स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इससे बच्चों हम 0 पुट कर देंगे। जब हम इसे 0 पुट करेंगे तो -1 0 के इक्वल आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, x नहीं आ रहा हमारे पास, ठीक। x हमारे पास नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि स्टेशनरी पॉइंट नहीं है, स्टेशनरी पॉइंट नहीं है, ठीक। ना मैक्सिमा है ना मिनिमा है, दोनों ही नहीं है, स्टेशनरी पॉइंट्स हमारे पास नहीं है, ठीक। नो वैल्यूज ऑफ x कैन नॉट डिटरमाइन, हम x मालूम नहीं कर सकते। जब हम x मालूम नहीं कर सकते ये तो ना तो मैक्सिमा होगा ना मिनिमम होगा, ये स्टेशनरी पॉइंट्स हमारे पास नहीं आएंगे। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, आपको एक ट्राइंगल का एरिया दिया गया है 8 यूनिट स्क्वायर, और ए आपको क्या गिवन है 4 यूनिट, और बी आपको कितना गिवन है 2 यूनिट, और आपको साइन गैमा की वैल्यू मालूम करनी है, साइन गैमा की आपको वैल्यू मालूम करनी है। तो आप लोग जानते होंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फार्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फार्मूला है हाफ ए बी साइन गैमा, यहां पर हमारे पास लगेगा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास 8 है, हाफ ए हमारे पास कितना है 4 है, बी हमारे पास 2 है, और ये साइन गैमा की हमसे वैल्यू पूछ रहा है। तो ये वाला 2 इस वाले 2 को कैंसिल कर देगा, 8 इज इक्वल टू 4, 8 इज इक्वल टू 4 साइन गैमा हमारे पास बच जाएगा। 4 ने 8 को कैंसिल कर दिया 2, तो हमारे पास साइन गैमा की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है। अब आइए देखते हैं हम ऑप्शन में हमारे पास 2 कहां पर है, तो ऑप्शन बी इज अ आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज पर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज में वो हमसे ये कह रहा है कि अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा का आंसर 180 डिग्री है, तो आप बताइए कोसेक बीटा प्लस गैमा क्या होगा। आप बताइए कोसेक बीटा प्लस गैमा का आंसर क्या होगा, ठीक। और ये आपको ऑप्शन दिए गए। अच्छा, हमसे कोसेक बीटा प्लस गैमा पूछ रहे हैं, तो आप बीटा प्लस गैमा को लेफ्ट पर रहने दो और आप अल्फा को राइट पे ले जाओ, ठीक है। अगर आपसे वो अल्फा प्लस बीटा पूछता, अल्फा प्लस बीटा लेफ्ट पर रहता, गैमा राइट पर चला जाता। अभी बीटा प्लस गैमा पूछ रहा है तो अल्फा को राइट पे ले जाओ। जब अल्फा राइट पर चला गया तो बोथ साइड आप कोसेक अप्लाई कर दो। आप कोसेक लेफ्ट पर भी अप्लाई कर दो और राइट पर भी अप्लाई कर दो। तो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोसेक लेफ्ट राइट बोथ साइड अप्लाई कर दिया। अब बात सुनिएगा, अगर हमारे पास पहला एंगल 180 डिग्री का होता है तो कोसेक कोसेक रहता है और दूसरा एंगल अल्फा आ जाता है, और ये 180 माइनस अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में अब हमने ये देखना है कि कोसेक पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है।
सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा। तो कोसेक बीटा प्लस गामा का आंसर कोसेक अल्फा है। ऑप्शन ए इज द आंसर। ऑप्शन ए इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 30 ऑफ n पूछ रहा है। अच्छा, अगर n की पावर 1 है तो इसका फार्मूला n प्लस 1/2 होता है। और देखिए, अगर यहाँ 2 से स्टार्ट हो रहा है तो आपको यहाँ लिखना होगा -1, और अगर 3 से स्टार्ट हो रहा है -1 -2 लिखना होगा। 4 से स्टार्ट हो रहा है -1 -2 -3 लिखना होगा। और n जो है वो 30 है, जहां n है वहां पर आप क्या रख दें, 30 रख दें। तो ये 30 + 1/2 और ये -1, ठीक है। 2 ने 30 को कैंसिल किया तो यहाँ पर हमारे पास 15 आ गया। 30 में 1 ऐड किया तो ये 31 हो गया, और ये -1। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर 465 आ जाएगा, और ये -1। तो 465 -1 कितना होता है, 464। तो हमारा 464 आंसर आ रहा है। ऑप्शन बी इज अ आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज पर बढ़ते हैं। समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity 10 multiply by 1/2 n 2 raised to power n, ठीक है। तो ये हमें एक फंक्शन गिवन है, एक सीरीज गिवन है, इनफाइनाइट सीरीज। तो आप सबसे पहले इन्फिनिटी आ रहा है तो n की वैल्यूज पुट करके आप सीरीज बनाएं। जब मैं इनपुट करूंगा 1 तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो 10/2 आ जाएगा। जब मैं इनपुट करूंगा 2 तो 10 × 10 और ये नीचे 2 का स्क्वायर। एंड जब मैं पुट करूंगा 3, ये 10 × 10 और नीचे 2 की पावर 3 एंड सो ऑन। 3 टर्म्स बनाना काफी है। ये हमारे पास एक इनफाइनाइट जीपी है, इसका हमने मालूम करना है सम। एस इन्फिनिटी का फार्मूला होता है a/1 - r। हमें a चाहिए और क्या चाहिए, r चाहिए। तो a बच्चों हमारे पास 10/2 यानी कि कितना है, 5 है। a हमें मालूम है। r हमारे पास जो है वो कैसे आएगा, r आएगा सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो ये 10/2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2/10, 10 से 10 कैंसिल, तो r हमारे पास 1/2 आ गया। r हमारे पास 1/2 आ गया और a हमारे पास 5 है। तो a की जगह 5 रखें और r हमारे पास 1/2 है। तो यहां पर मैंने एलसीएम लिया तो 1/2 आ गया, और ये 5 मल्टीप्लाई बाय 2/1 तो कितना आंसर आ गया, 10। तो हमारे पास इसका सम कितना है, 10 है। ऑप्शन सी इज अ आंसर। हमें ये एक एक्सपेंशन कॉम्बिनेशन की फॉर्म में गिवन है, NCR-1 प्लस NCR। इसका आंसर क्या है, ये एक पास्कल ट्राइंगल की आइडेंटिटी है। ये पास्कल ट्राइंगल की आइडेंटिटी क्या है कि ऊपर वाले जो नंबर हैं वो सेम है, और यहां पर जो नंबर है सब स्क्रिप्ट में एक स्मॉलर है और एक लार्जर है, R-1 और ये R। अगर यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5, यहाँ 4 है तो यहाँ 5, यहाँ 6 है, ठीक, तो यहाँ भी 6, यहाँ अगर 2 है तो यहाँ 3, यहाँ एक कम, यहाँ एक ज्यादा। तो इसका आंसर क्या होता है इस आइडेंटिटी का, जो ऊपर वाला नंबर n है उसमें 1 ऐड कर दो, उसमें 1 ऐड कर दो। और इन दोनों में देखो ग्रेटेस्ट कौन है, ये है स्मॉलेस्ट और ये कौन है, ग्रेटेस्ट। तो जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो आप यहां पर लिख दो, ये इस आइडेंटिटी का सम होता है। n+1 कॉम्बिनेशन r, n+1 कॉम्बिनेशन r। ऑप्शन ए इज द आंसर। फॉर एग्जाम्पल 5c कॉम्बिनेशन 2, 5c कॉम्बिनेशन 3।
ऊपर वाले नंबर सेम है तो इसका सम बच्चों क्या होगा, 5 में आप 1 ऐड कर दोगे 6 हो जाएगा, और इन दो में जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो लिख दोगे, इन दो में जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो लिख दोगे। ठीक है, ये बात मैंने आपको समझाई है इस पॉस्कल आइडेंटिटी में। एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 20 है, ठीक, और वो इस वेक्टर की डायरेक्शन में, यानी हमने एक ऐसा वेक्टर मालूम करना है जिसका मैग्नीट्यूड 20 है और वो इस वेक्टर की डायरेक्शन में। तो भाई आप सबसे पहले इस वेक्टर का ना यूनिट वेक्टर मालूम कर लें। तो मैं इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे मालूम करूंगा, मैं इस वेक्टर को ऊपर लिखूंगा और नीचे इसका मैग्नीट्यूड लूंगा। ठीक, तो यहां पर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। उसके बाद जो मैग्नीट्यूड 20 है मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा लेफ्ट पर भी और राइट पर भी। 20 से मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ 40 आ जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ 60 आ जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ 40 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो गया, √17। अब आइए हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 40i माइनस 60j प्लस 40k, ठीक, डिवाइडेड बाय √17। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ यूनिवर्सल सेट। देखिए यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जो कुछ सेट से लार्जर सेट हो, 2 स्मॉलर या 3 स्मॉलर या 4 स्मॉलर सेट से जो भी लार्जर सेट होगा वो लार्जर सेट अपने तमाम स्मॉलर सेट्स का यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे ये बोलूं नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर में यूनिवर्सल कौन है, तो इंटीजर जो सेट है वो लार्जर है कंपैरेटिव टू होल नंबर और नेचुरल नंबर, तो ये इनका यूनिवर्सल सेट है। और आगे बढ़ते हैं, रैशनल की बात करते हैं तो रैशनल इन सबका है यूनिवर्सल सेट। फिर और आगे बढ़ते हैं तो रियल नंबर इन तमाम का है यूनिवर्सल सेट। तो रियल नंबर जो है वो तमाम छोटे जो रियल नंबर के सेट हैं उनका यूनिवर्सल सेट है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक, अब मैं आपसे ये बोलूं कि वो लोग जो एशिया में रहते हैं, वो लोग जो यूरोप में रहते हैं, इस तरह मैं कई सेट बना दूं, तो भाई यूनिवर्सल सेट वो होगा जो तमाम लोग जो इस दुनिया में रहते हैं, ये यूनिवर्सल सेट होगा उन तमाम सेट्स का जो एशियन है, जो यूरोपियन है, जो अफ्रीकन है, जो अमेरिकन है, फला फला। तो ये यूनिवर्सल सेट होगा उन तमाम का। एक पॉइंट प्लेन में इन्फिनिट पॉइंट्स होते हैं, ठीक, तो ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि प्लेन के जो इन्फिनिट पॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे यूनिवर्सल सेट है। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं अब हम। द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इंक्रीज एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बात सुनिएगा, रेडियस आपको एक स्फीयर का इंक्रीज एट द रेट, ये रेडियस का रेट ऑफ चेंज आपको गिवन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कितना गिवन है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर वो ये बोल रहा है इफ रेडियस इज 4 सेंटीमीटर, और रेडियस हमारे पास अगर 4 सेंटीमीटर है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो आप जो है वो वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज मालूम करें, ठीक, स्फीयर का। तो ये बताइए स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब। हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम मालूम करना है और रेट हमेशा विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। ये 4/3 पाई पहले आ जाएगा, d/dt अप्लाई हो जाएगा r क्यूब पर। तो बच्चों 4/3 पाई r क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम 3r स्क्वायर एंड dr/dt। 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल, ये 4 पाई r स्क्वायर, और dr/dt हमें कितना गिवन है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहां पर मैं आर की भी वैल्यू पुट कर रहा हूं, आर भी हमें गिवन है। आर हमें कितना गिवन है, देखिए 3 ने 3 को कैंसिल कर दिया, 4 बच गया। आर हमें कितना गिवन है, 4, और dr/dt हमें कितना गिवन है,
2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 16 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया 64 पाई और ये मल्टीप्लाई बाय 2। तो हमारे पास 64 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई से तो 128 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। सही है। जब हमने रेडियस पुट किया ना यहाँ पर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का भी स्क्वायर होगा और एक यहाँ पर भी सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर और सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। तो 128 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये हमारा आंसर आ गया। हमें ये एक इक्वेशन गिवन है और वो ये कह रहा है कि ये इक्वेशन हाइपरबोला कब रिप्रेजेंट करेगी। तो भाई एक बार याद रखिएगा, ये इक्वेशन हाइपरबोला कब रिप्रेजेंट करेगी, इलिप्स कब रिप्रेजेंट करेगी और हाइपरबोला कब रिप्रेजेंट करेगी, ये बात हम सीखने जा रहे हैं। देखिए, जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल नहीं होते, जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इक्वल नहीं होते, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर बी है, इक्वल नहीं होते, तो दो बातें होती हैं, या तो इलिप्स होता है या तो हाइपरबोला होता है। हम ये देखते हैं इनके साइन अगर सेम है, साइन अगर क्या है सेम, तो फिर इलिप्स होगा, फिर कौन होगा इलिप्स होगा। और अगर इनके साइन या पॉजिटिव या नेगेटिव या नेगेटिव या पॉजिटिव, इनके जो साइन है, ठीक है, वो अगर हमारे पास क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं, तो फिर कौन होगा हाइपरबोला होगा, फिर कौन होगा हाइपरबोला। तो हाइपरबोला तब रिप्रेजेंट होगा जब ए बी हैव अपोजिट साइन, ए बी हैव अपोजिट साइन। जब ऑब्वियस ही बात है ए बी के साइन अपोजिट होंगे तो वो इक्वल भी नहीं होंगे, वो इक्वल भी नहीं होंगे। तो ये हमारा जो है ऑप्शन सी इज द आंसर। अगर सेम इलिप्स होता तो फिर साइन सेम होते, इलिप्स होता तो फिर ए बी के साइन सेम होते बट नॉट इक्वल होते। हमसे वो ये कह रहा है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आप जो है वो मैग्नीट्यूड फाइंड करें। तो भाई कभी भी आप इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले डिवाइड मत करें, आप जो है वो मैग्नीट्यूड पहले ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का मालूम करें और फिर उसके बाद आप मैग्नीट्यूड नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का मालूम करें। तो मैग्नीट्यूड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग अप्लाई हो जाएगा। मैग्नीट्यूड कैसे मालूम करते हैं, स्क्वायर रूट रियल पार्ट 2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 और ये 1 स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब आइए यहां पर भी स्क्वायर रूट, रियल पार्ट कौन है -2 इसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट कौन है 1 इसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास 4 + 1 कितना आ गया 5, ये भी 5। तो बेटा ये कैंसिल, तो हमारा आंसर फाइनल कितना आ जाएगा 1 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज पर बढ़ते हैं। हमें एक फंक्शन f ऑफ एक्स गिवन है 2x² + 6 और हमें एक फंक्शन g ऑफ एक्स गिवन है x - 1। हमसे वो ये कह रहा है कि आप मालूम करो f कंपोजिशन g ऑफ x। तो हम g की वैल्यू f में पुट कर देंगे जहां जहां x आ रहा है। ये g की वैल्यू x - 1, यहां x की जगह पुट कर दो, इस x की जगह g की वैल्यू पुट कर दो x - 1 और ये होल स्क्वायर प्लस c। तो ये हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो आंसर है। तो ऑप्शन बी इज द आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानिब। If the rate of the change of radius of a circle is 2 centimeter per second, rate of change of the radius of a circle, rate with respect to time होगा, rate of change of radius with respect to time 2 centimeter per second. Then the rate of change of circumference of a circle. हमने rate of change of circumference of a circle find करना है, यानी सर्किमफेरेंस का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही होगा, वो हमने फाइंड करना है। सर्किमफेरेंस सर्किल का 2πr होता है। तो हम d/dt अप्लाई कर रहे हैं लेफ्ट पर भी और राइट पर भी।
2 पाई आ जाएगा पहले, चूंकि कांस्टेंट है, डी अपॉन डी आर पर अप्लाई हो जाएगा। 2 पाई लिखा रहने दो, डी आर अपॉन डी टी हमें कितना गिवन है, 2 गिवन है, मैंने यहाँ पुट कर दिया। 2 2 जा कितना आ गया 4, हमारे पास 4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड आंसर आ गया। ऑप्शन बी हमारा आंसर है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग at least 3 heads when a coin is tossed 4 times। देखिए हमें दो चीजें चाहिए, ऑर्डर ऑफ सैंपल स्पेस एंड ऑर्डर ऑफ इवेंट। ऑर्डर ऑफ सैंपल स्पेस तो आ गया, टॉस कितनी बार हुआ है 4 टाइम्स। जब एक बार टॉस होता है तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ S2 होता है, और 4 टाइम्स होगा तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का आंसर कितना आ गया 16। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ऑर्डर ऑफ ए मालूम करने जा रहे हैं। ऑर्डर ऑफ ए मालूम करने जा रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ ए कैसे आएगा, इधर जरा ध्यान दीजिएगा। वो ये कह रहा है कि आपने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है एटलीस्ट 3 हेड की। हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है एटलीस्ट 3 हेड की, तो ये हमारा इवेंट है। तो इवेंट में ही ऑर्डर ऑफ इवेंट छुपा होता है। अब एटलीस्ट हेड में ना जरा बात सुनिएगा, दो बातें होंगी। पहली बात, या तो कम से कम 3 हेड होंगे, है ना, 3 से कम नहीं हो सकते। हाँ 4 जरूर हो सकते हैं, 4 हेड जरूर हो सकते हैं। या तो हेड 3 होंगे या 3 से ज्यादा 4 होंगे, 4 से ज्यादा नहीं हो सकते क्योंकि कॉइन 4 टाइम टॉस हुई। अब ये जो 4 हेड होंगे ना, ये सिर्फ 1 टाइम ही आएंगे। 4 हेड जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम्स ही आएंगे, एक से ज्यादा बार नहीं आएंगे, ये 1 टाइम ही आएंगे 4 हेड। आप एक कॉइन टॉस करो, हेड एक दफा ही आएगा। आप 2 कॉइन टॉस करो, 2 हेड एक दफा ही आएंगे। आप 3 कॉइन टॉस करो, 3 हेड एक बार ही आएंगे। आप 4 कॉइन टॉस करो, 4 हेड एक बार ही आएंगे। मैं ये बात करने चाह रहा हूं। अब 3 हेड जो है वो हम कैसे फाइंड करेंगे। कॉइन को टॉस किया 4 टाइम, कॉम्बिनेशन 3 हेड चाहिए, तो आप नीचे 3 लिख दो, तो 4C3 का आंसर 4 होगा। तो यहां 4 आ गया, यहां 1 आ गया। तो अब ऑर्डर ऑफ ए इन दोनों को आप ऐड कर दो, तो आपके पास ऑर्डर ऑफ ए आ जाएगा 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, ऑर्डर ऑफ ए डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एस, यानी 5, और नीचे हमारे पास कितना आ गया 16। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी है 5/16। ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज पर बढ़ रहे हैं। द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ बोथ 3 and 5 between 1 and 3 30 is included। अच्छा देखिए, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ बोथ 3 and 5। पहले आप ना 3 और 5 का मल्टीपल ले लें। हमने 3 और 5 का मल्टीपल लिया तो कितना आ गया 15 आ गया। सही है, बहुत अच्छी बात है। बिटवीन 1 बिटवीन 30, वो पूछ यही रहा है कि कितने ऐसे नंबर हैं जो 3 और 5 के मल्टीपल हो और वो 1 और 30 के बिटवीन, वो 1 और 30 के बिटवीन हो। और फिर ये कह रहा है कि 1 भी इंक्लूडेड है और 30 भी इंक्लूडेड है। तो भाई 3 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, 15 आंसर आ गया। अब आप ये देखें कि 15 के मल्टीपल 1 और 30 के बिटवीन कौन है। भाई एक खुद 15 है और दूसरा खुद 30 है। 30 को इंक्लूड करेंगे क्योंकि इंक्लूडेड बोल रहे हैं। तो 2 ही तो नंबर है 1 और 30 के दरमियान जो 15 के मल्टीपल है। एक 15 खुद और दूसरा कौन है 30। एक 15 खुद और दूसरा कौन है 30। तो ऐसे नंबर कितने हैं 2 हैं। ऐसे नंबर कितने हैं 2। तो ऑप्शन सी इज द आंसर। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। आपको एक सेट दिया गया है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन
ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, इसका आंसर क्या है? देखिए ये एक प्रॉपर्टी है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। इस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इसका जो प्रॉपर्टी का आंसर होता है, यहां पर यूनियन से पहले ए लिखा हुआ है और यहां इंटरसेक्शन से पहले ए लिखा हुआ है। यूनियन से पहले वाला सेट इंटरसेक्शन से पहले वाला अगर सेट सेम होगा तो यही सेट ए आंसर होगा। अब यहां ए कॉम्प्लीमेंट आ जाए, यहां भी ए कॉम्प्लीमेंट आ जाए, आंसर ए कॉम्प्लीमेंट होगा। तो यूनियन से पहले हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट है और इंटरसेक्शन से पहले ए कॉम्प्लीमेंट है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है। तो इसका आंसर ये जो सेम सेट है ए कॉम्प्लीमेंट, यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द आंसर। ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज, आपको एन माइनस थर्ड टर्म 2n+1 3 गिवन है और आपसे वो लास्ट टर्म पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहा है? लास्ट टर्म। तो इसका तरीका बेटा यही है, बेहतर आपसे देखिए, अगर वो 10 टर्म पूछ रहे हैं a10, तो आप ना n-3 को 10 पुट कर दो, n-3 को 10 पुट कर दो। a20 पूछ रहा है तो n-3 को 20 पुट कर दो। a50 पूछ रहा है तो n-3 को 50 पुट कर दो। अभी an बोल रहा है तो n-3 को n पुट कर दो और यहां लेफ्ट से n की वैल्यू निकाल लो। तो ये हमारे पास n+3 आ गई। ये n की वैल्यू 3 आप यहां पर पुट करेंगे, आपके पास लास्ट टर्म आ जाएगी। तो n की वैल्यू मैं यहां पर क्या पुट कर रहा हूं? n+3, और ये कौन है? -3। अब ये n की वैल्यू मैं राइट पर भी पुट करूंगा, जहां n है वो मैं क्या रख दूंगा? n+3 और ये +3। तो ये -3 +3 कैंसिल, हमारे पास an की वैल्यू आ जाएगी 2n, 2 3 6 और ये +3, तो हमारे पास आंसर आ गया 2n+9। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर है 2n+9। नेक्स्ट एमसीक्यूज, द वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स। ऐसा वेक्टर कौन है इन ऑप्शन में जो इन दोनों वेक्टर पर परपेंडिकुलर हो? तो भाई आप ऐसा करो, इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो। इस वेक्टर को ए बोल दो, इस वेक्टर को बी बोल दो। तो दो वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। ठीक, ज्यादा सोचे मत, क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, जान छुड़वाएं। तो पहला वाला जो वेक्टर ए है वो मैं फर्स्ट रो में आई जे के लिखा, ये 2, क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा डिटर्मिनेंट से हम इसका आंसर फाइंड करते हैं। 2 - 1 और 1, 2 माइनस आई के साथ 3 है, जे के साथ 2 है और के के साथ -1 है। तो मैं बच्चों रो 1 को एक्सपेंड कर रहा हूं। तब जरा ध्यान दीजिएगा, रो 1 को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैंसिल, -1 × -1 +1 माइनस फार्मूले का 1 2 ज़ा 2 और माइनस साइन फार्मूले का, उसके बाद फिर जे। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैंसिल, 2 × -1 -2 और 3 × 1 3 और ये प्लस के। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैंसिल, 2 2 ज़ा 4 माइनस फार्मूला -1 × 3 -3 दैट इज +3। तो ये हमारे पास -i और ये -5 + 5j और ये 7k। तो भाई ये वेक्टर जो दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से आएगा, ये वेक्टर लाजमी ए पर भी परपेंडिकुलर होगा और बी पर भी परपेंडिकुलर होगा। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर है। ऑप्शन ए हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ए बी इक्वल है, देन इलिप्स बिकम। भाई इलिप्स में अगर ए बी इक्वल होते हैं तो इलिप्स क्या बन जाता है? सर्किल बन जाता है। इलिप्स में अगर ए बी इक्वल हो तो इलिप्स सर्किल बन जाता है। आपको ये इक्वेशन गिवन है, x² - 3x + k + 2 = 0। हमने किसकी वैल्यू मालूम करनी है? k की।
अच्छा, यहां ये क्वेश्चन में लिखा होगा इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज जीरो, सही है, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज जीरो, देन फाइंड वैल्यू ऑफ के। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज जीरो, देन फाइंड वैल्यू ऑफ के। तो भाई ये बताइए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा डॉट बीटा किसके इक्वल होता है? सी अपॉन ए के। और सी हमें क्या गिवन है? के प्लस टू, और ए हमारे पास क्या है? 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें क्या दिया हुआ? अल्फा डॉट बीटा 0। तो 0 इज इक्वल टू के प्लस टू। तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? -2। तो ये हमारे पास के की क्या आ गई? वैल्यू आ गई। ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जब भी प्रोडक्ट ऑफ रूट आपको 0 दिया गया हो तो भाई ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, इसको आप डायरेक्ट 0 रख दो। ये जो कांस्टेंट टर्म है आप इसको डायरेक्ट 0 रख दो, यहां से आपके पास के की क्या आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी। तो ये मेथड 1 है और ये हमारे पास मेथड 2 है। जो दिल चाहे आप कर लो। तो के की वैल्यू हमारे पास -2 आ रही है। ऑप्शन बी इज 0। जब भी प्रोडक्ट ऑफ रूट आपको बोलेगा 0 तो उसकी कांस्टेंट टर्म को आप क्या रख दो? 0 रख दो। कहानी खत्म। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करो। इसका आंसर देखो इनमें से कौन है। भाई पहली बात है कॉस है, पहला एंगल है 90 डिग्री, तो कॉस बन जाएगा साइन और दूसरा एंगल आ जाएगा थीटा। अच्छा, सब में पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा है, तो साइन को देखने की जरूरत ही नहीं है। पाई माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। बस पहला एंगल 90 डिग्री है तो कॉस को साइन बनाओ, दूसरा एंगल थीटा लगाओ। पहला एंगल 90 डिग्री है तो सेक को सेक बनाओ और दूसरा एंगल थीटा लगाओ। पहला एंगल 90 डिग्री है तो साइन को कॉस बनाओ, दूसरा एंगल थीटा लगाओ। पहला एंगल 90 डिग्री है तो कोसेक को सेक बनाओ और दूसरा एंगल थीटा लगाओ। जब जब पहला एंगल 90 डिग्री होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपनी शक्लों को चेंज कर लेते हैं। साइन कॉस बन जाता है, कॉस साइन बन जाता है, टेन कॉट, कॉट टेन, सेक को सेक सेक। अब हम 1 ओवर कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा के। तो आप यहां पर 1 ओवर कोसेक को जब साइन थीटा लिखोगे तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 ओवर सेक थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा के। तो 1 ओवर सेक थीटा को जब आप कॉस थीटा लिखोगे तो कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, दैट इज 1। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर है। अब आए नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 239। लिमिट x approaches to 3, x क्यूब माइनस ax माइनस 9 अपॉन x माइनस 3 हमारे पास 14 के इक्वल है और हमसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है? a की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप क्या करिए, देखिए जब भी आपको लिमिट ऑफ समथिंग इज इक्वल टू समथिंग दिया गया हो और आपसे किसी कांस्टेंट की वैल्यू पूछता है तो लिमिट जिस फंक्शन पर अप्लाई होता है उसे हम 0/0 फॉर्म ट्रीट करते हैं पहले, उसके बाद फिर एलोपिटी रूल लगाते हैं। हमने यहाँ x की जगह 3 रखा, 3 - 3, तो हम इसको ट्रीट करते हैं, ये 0/0 फॉर्म में है। ये इसकी टेक्निक होती है। जब 0/0 फॉर्म में है तो आप डेरिवेटिव ऊपर हर टर्म पर अलग अलग अप्लाई करो। फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव 3x², सेकंड टर्म ax का डेरिवेटिव a, 9 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, 3 का डेरिवेटिव 0। लेफ्ट पर लेना है डेरिवेटिव, राइट को एज इट इज रखना है। हमने लेफ्ट का लिया, राइट पर नहीं लेना आपने। फिर जहां x अब हम 3 रख देंगे तो हमने यहाँ पर x की जगह क्या रख दिया? 3 रख दिया। नीचे 1 को लिखने की जरूरत नहीं है और राइट पर 14 है। 9 3 जा कितना होता है? 27 माइनस a इज इक्वल टू 14 और 27 को आप ले जाओ राइट पर तो 27 राइट पर जाकर -27 हो जाएगा। तो -a हमारे पास कितना आ रहा है? माइनस का 13 और a हमारे पास कितना आ रहा है? 13। तो 14 - 27 -13। तो ऑप्शन सी इज आ आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब हमसे ये कह रहा है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी
ऑफ 1 प्लस ए अपॉन एन होल पावर एन अपॉन बी। तो देखिए जब भी लिमिट इंफिनिटी को अप्रोच करे या जीरो को अप्रोच करे, यहाँ 1/n है, ठीक। तो ये डिनोमिनेटर में जो n है ना, ये पावर में न्यूमरेटर में हो, डिनोमिनेटर वाला n पावर में न्यूमरेटर में। तो उसकी टेक्निक ये है, उसकी ट्रिक ये है कि आप पता है क्या कीजिए, आप इस पावर को सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई कर दें। वेरी सिंपल, आप इसकी पावर n अपॉन बी को मल्टीप्लाई कर दें सेकंड टर्म a अपॉन n से। n से n क्या हो गया, कैंसिल। क्या आंसर आ गया, a अपॉन बी। तो जो आंसर आ जाएगा ना, उस आंसर को e की पावर में लिख दो, ये तुम्हारा आंसर होगा फाइनल। जो आंसर आएगा उसे e की पावर में लिख दो। मैंने ये कहा कि पावर को सेकंड टर्म से करो मल्टीप्लाई, जो आंसर आए उस आंसर को e की पावर में लिख दो, तो ये तुम्हारा आंसर होगा e की पावर a अपॉन बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यूज। आपको इलिप्स की इक्वेशन गिवन है और इलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी पूछ रहे हैं। तो भाई इलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी पूछ रहे, इलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी मालूम करने का जो फार्मूला है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सबसे पहले आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो आप क्या कीजिए, राइट पर इलिप्स के 1 होता है तो 144 से डिवाइड कर दें। तो मैं 144 से डिवाइड कर रहा हूं लेफ्ट पर भी, और मैं 144 से डिवाइड कर रहा हूं लेफ्ट पर भी और राइट पर भी। थर्टी 144 को कैंसिल करेगा तो 4 आएगा, और ये 144 को कैंसिल करेगा तो 12 आएगा, और राइट पर जो ग्रेटर नंबर है वो ए स्क्वायर कहलाएगा, जो स्मॉलर नंबर है वो बी स्क्वायर कहलाएगा। तो ए स्क्वायर हमारे पास कितना है, 12, और बी स्क्वायर हमारे पास कितना है, 4। तो ए स्क्वायर है 12 और बी स्क्वायर है हमारे पास 4। एक्सेंट्रिसिटी का हमारा जो फार्मूला है, ए स्क्वायर है 12, बी स्क्वायर है 4, ए स्क्वायर है 12। 12 माइनस 4 कितना होता है, 8, और नीचे कितना है 12। ये 4 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 3 इज द आंसर। ऑप्शन ए हमारा आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज में हम आगे बढ़ते हैं। 1 रेडियन इज इक्वल टू, भाई ये आपको ना बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए कि 1 रेडियन, इसकी वैल्यू आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, 57.296 डिग्री होती है। ये हमारे पास 57.296 डिग्री इसकी वैल्यू होती है। तो ऑप्शन सी हमारा जो है वो इसका आंसर है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। जरा स्टॉप करना है यार। एमसीक्यूज नंबर 243, हमें एक वेक्टर गिवन है और वो ये कह रहा है कि -2 u का यूनिट वेक्टर इज डबल इन मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, डबल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो देखिए ये एक वेक्टर u जो हमें गिवन है 4i + 5j, अगर हम इस वेक्टर को इसके यूनिट वेक्टर से किसी भी इसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करें, अगर वो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है तो ये फिर हमारे पास इस वेक्टर की सेम डायरेक्शन में होता है, और अगर नेगेटिव साइन में आ जाए तो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो हम इसे ये पढ़ेंगे कि डबल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो डबल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। द स्केलर मीन्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर विल बी 0। 2 वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट का आंसर जब भी 0 होगा तो वो वेक्टर ए और बी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो वेक्टर्स आर पैरेलल, वेक्टर्स आर इक्वल, वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज, इफ पॉइंट x इज एट ओरिजिन, अगर एक पॉइंट x ओरिजिन पर है तो देन वैल्यू ऑफ y इज,
आपको कोई फंक्शन नहीं दिया गया, अगर आपको कोई एक फंक्शन दिया गया होता, फॉर एग्जाम्पल आपको एक फंक्शन ये दिया गया होता तो आप x0 पुट कर देते, y1 आ जाता तो फिर y1 होता। जब आपको कोई फंक्शन नहीं दिया गया तो फिर x0 होगा अगर ओरिजिन पर, तो वहां y भी क्या होगा, 0 होगा ओरिजिन पर। तो आपको कोई फंक्शन नहीं दिया गया तो x0 है तो वहां पर फिर y भी 0 होगा, और अगर फंक्शन दिया गया होता तो आप x0 पुट कर देते, y की जो वैल्यू आती वो फिर y का आंसर कहलाता। नेक्स्ट एमसीक्यूज फ्रॉम 5 डॉक्टर्स एंड 7 नर्सेज। आपको जो डॉक्टर्स इस स्टेटमेंट में गिवन है वो कितने हैं, 5, और जो नर्सेज आपको गिवन है वो कितनी है, 7। इन हाउ मेनी वेज कैन 3 डॉक्टर्स एंड 5 नर्सेज बी सेलेक्टेड। कितने हमारे पास ऐसे वेज हैं कि हम कितने डॉक्टर्स को सिलेक्ट कर सके, 3 को। तो ये बताइए 3 जो डॉक्टर्स हमारे पास होंगे उन्हें अगर हमने सिलेक्ट करना होगा तो हमारे पास टोटल डॉक्टर हैं कितने, 5। तो 5 में से हमने 3 डॉक्टर सिलेक्ट कर लिए, और हमें 5 नर्सिस को वो सिलेक्ट करने को बोल रहा है। तो ये जो हमें 5 नर्सिस सिलेक्ट करनी है, टोटल हमारे पास नर्सिस कितनी है, 7। तो 7 में से हमने सिलेक्ट कर ली 5। अब इन दोनों के बीच में एंड आ रहा है तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास जो है वो टोटल वेज आ जाएंगे, ठीक। और वैसे भी फंडामेंटल लॉ जो है वो यही कहता है कि आप पॉसिबल वेज को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, 5c3 मल्टीप्लाई बाय 7c 5। आप इसे इस तरह भी लिख सकते हो, कॉम्बिनेशन 5-3 मल्टीप्लाई बाय कॉम्बिनेशन 7-5। आप इसे इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक, क्योंकि ऑप्शन में इस तरह लिखा हुआ है। तो हमारे पास जो पहला ऑप्शन है ये हमारा क्या है, आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज पर आते हैं। फ्रॉम 16 क्रिकेट प्लेयर्स, जो टोटल क्रिकेट प्लेयर्स हैं वो कितने हैं हमारे पास, 16। अ टीम इज टू बी सिलेक्टेड, हमने एक टीम को सिलेक्ट करना है। टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं तो 11 खिलाड़ी हमने सिलेक्ट करने हैं, लेकिन फिर वो ये कह रहा है कि इफ 2 प्लेयर्स आर ऑलरेडी सिलेक्टेड, 2 प्लेयर जो है वो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं। तो कितने प्लेयर ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं, 2 प्लेयर ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं। तो अब हमारे पास रिमेनिंग प्लेयर्स कितने बच गए, रिमेनिंग हमारे पास बच्चों जो प्लेयर्स बचे हैं 16 - 2 14। अब हमारे पास जो 14 प्लेयर्स बच गए हैं, इन 14 प्लेयर में से हमने क्रिकेट 11 टीम बनानी है। तो हमारे पास टोटल वेज अब कितने होंगे, इन 11 खिलाड़ियों को सिलेक्ट करने के, बच हमारे पास 14 गए हैं। 14 में से हमने सिलेक्ट कितने करने हैं, 11। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है कॉम्बिनेशन 14,11। तो ऑप्शन सी इज आ आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज पर बढ़ते हैं। अब आइए एमसीक्यूज नंबर 248। हमें ये बात बोल रहा है कि θ4 θ2 के इक्वल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ θ2। तो भाई बहुत सिंपल है, यहां पर 4 आकर डिवाइड हो जाएगा, θ1/4 हो जाएगा। तो θ2 की हमारे पास वैल्यू θ1/4 आ जाएगी। ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज आइए बच्चों। हमें यहां पर बोल रहा है कि इन अ ट्राइंगल a + b + c इज इक्वल टू व्हाट। देखो ऑप्शन में हमें सब जगह ना एंगल्स गिवन है, ऑप्शन में सब जगह हमें एंगल्स गिवन है, तो इसका मतलब है ये ट्राइंगल के एंगल है, ठीक। तो हमारा आंसर होगा, हम ये जानते हैं कि ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री। अगर ए बी सी साइड्स होती, ए बी सी क्या होती है, ट्राइंगल की साइड्स, एंगल्स है तो ये आंसर है, ठीक है। अगर ए बी सी एंगल्स है तो ये आंसर है, और अगर साइड्स होती तो फिर a + b + c इक्वल होता है ट्वाइस ऑफ द सेमी पेरीमीटर 2sk। आगे बढ़ते हैं। अब हमने इंटीग्रेट करना है एक ऐसा इंटीग्रल जिसकी लोअर लिमिट 0 हो
और अपर लिमिट 1 हो। तो ऐसे एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना कोई आसान काम नहीं है। आइए मैं आपको ट्रिक सिखाता हूं, ऐसे इंटीग्रल को इंटीग्रेट करने की क्या ट्रिक है। ठीक, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। एक ऐसा इंटीग्रल जिसका लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 हो। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल। x की पावर m अपॉन 1 माइनस, यहां x की पावर 1 हो, होल पावर कुछ भी हो। तो बच्चों इसका जो आंसर होता है, इस x की पावर m है, तो यहां पर जो x की पावर m है, इस m के साथ आप फैक्टोरियल लगा दें, फिर मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स की होल पावर n है, तो आप n के साथ भी क्या लगा दें, फैक्टोरियल लगा दें। फिर आप क्या करें, इसी m और n को नीचे ऐड करें, m प्लस n, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड, m प्लस n, फिर साथ में प्लस 1 भी लिखना है, प्लस 1 भी लिखना है, और उसके बाद फैक्टोरियल लगा दे। x की पावर m लिखो, उसके साथ फैक्टोरियल, होल पावर जो n है वो लिखो, फिर फैक्टोरियल, और इन दोनों पावर्स को नीचे ऐड करो, फिर प्लस 1 लगाओ और फिर फैक्टोरियल। तो यहां देखिए x पर पावर 1 है, होल पावर है 99, तो पहले आप ऊपर 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 99 फैक्टोरियल। अब डिनोमिनेटर में आइए, 1 और 99 को पहले आप ऐड करें, ठीक, फिर प्लस 1 लगाएं, अगेन फैक्टोरियल लगा दें। तो 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 99 फैक्टोरियल हो गया। आपने इन सबको ऐड किया, 101 फैक्टोरियल आ गया। मैं बच्चों 101 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूं, मैं 101 फैक्टोरियल को 101 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 99 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। ये 99 फैक्टोरियल क्या हो गए, कैंसिल हो गए। आप 100 को 101 से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर तो 1 आ गया ना, आप 100 को 101 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10100 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10 और 100 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। आप जब 100 को 101 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10100 आंसर आ जाएगा। तो 10100 ये हमारा आंसर आ रहा है, और ऑप्शन बी में यहां पर 00 होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी जो है आंसर है। जी सर।